Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करेंगे गॉन्ड्स के बारे में। ये ट्राइबल ग्रुप जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है जो कि इंडिया में एंशिएंट टाइम से है। तो इनकी खास बातें क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये कहाँ रहते हैं और कैसी प्रैक्टिसेस ये फॉलो करते हैं, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम इनसे जुड़े हुए और भी इम्पॉर्टेंट जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि हम क्लास 7th की एनसीईआरटी है जिसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी डिटेल में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है। तो इसमें अगर आप बात करें गॉन्ड्स की, तो जो गॉन्ड्स हैं वो एक बहुत बड़े फॉरेस्टेड रीजन में रहा करते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता था। ठीक है, आप नाम समझ रहे हो, गॉन्ड्स गोंडवाना। ठीक है, ऐसा कहा जाता था। मैं पॉइंटर ऑप्शन में कलर चूज कर लेती हूँ कोई और। ओके, सो गोंडवाना के इलाके में ये रहते थे। ठीक है, तो गोंडवाना का मतलब क्या हुआ? गोंडवाना का मतलब हुआ कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स, यानी कि जहाँ गोंड्स रहते हैं वो है गोंडवाना। ठीक है, तो उसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो ये लोगों की खास चीज़ ये थी कि ये झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह बार बार नए नए प्लॉट्स पर शिफ्ट होते रहते हैं और खेती करते जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे खेती की, ठीक है, यहाँ पे आपने अनाज उगाया। अनाज को उगाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद इस जगह को हमने छोड़ दिया और दूसरे प्लॉट पर हम शिफ्ट हो गए। फिर हमने वहाँ पे खेती की, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे प्लॉट पे चले गए, फिर वहाँ खेती की, फिर वहाँ छोड़ के अगले प्लॉट में चले गए। ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, नए प्लॉट पर, नए लैंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर कुछ सालों बाद क्या होगा कि वापस हम पुराने वाले खेत में ही दोबारा आ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, सॉइल को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जो सॉइल होती है ना, उसको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द सॉइल टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। तो इसीलिए ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है ये हुआ करती थी। बहुत सारे जो गॉन्ड ट्राइब्स हैं वो इसमें अगर आप देखें तो वो फर्दर डिवाइडेड थे इनटू मेनी स्मॉल क्लैंस, छोटे छोटे क्लैंस में वो डिवाइडेड थे। और हर एक क्लैन का अपना खुद का एक राजा या एक राय होता था। ठीक है, राय का मतलब भी राजा ही है। तो हर एक क्लैन का एक राजा है, हर एक क्लैन का एक लीडर है, और एक लीडर जो है वो पूरे क्लैन को चला रहा है। अब जैसे गॉन्ड ट्राइब है, ये बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन इसे भी छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम उस समय की बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत की पावर थी, ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे इनकी पावर कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लग गई थी। और बहुत सारे जो गॉन्ड किंगडम्स हैं वो डोमिनेटिंग होने लग गए थे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, जैसे जो बड़े गॉन्ड किंगडम्स हैं वो अपने से नीचे वाले स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स को डोमिनेट करते थे। इसमें एक अकबरनामा आया। अकबरनामा क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन, जिसमें अकबर के पूरे काल के बारे में सब कुछ इतिहास दिया हुआ है। इसमें गॉन्ड किंगडम का मेंशन है, और जो है ग्रह कटंग एक करके किंगडम हुआ करता था जिसमें 70,000 गांव हुआ करते थे। ठीक है, 70,000 विलेजेस हुआ करते थे। तो इसका मेंशन है। तो अकबरनामा में ये जो है पूरी बातें लिखी गई है। अकबरनामा अकबर के रीन के समय को बोला जाता है, जिसमें गॉन्ड किंगडम यानी कि ग्रह कटंग की बात की गई है। तो आप समझ सकते हो कि अकबरनामा जो है जब वो लिखा जा रहा है, ठीक है, और उसमें जब गॉन्ड किंगडम के बारे में मेंशन किया जा रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट है ना। छोटी मोटी बात नहीं है, गॉन्ड्स किंगडम की कोई जो है ऐसी छोटी सी बात नहीं है। इट्स लाइक समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर हम देखें तो ये बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। केंद्रीकरण इसमें फॉलो होता था कि ज़्यादा लेवल पर पावर्स को डिवाइड नहीं किया गया था, ज़्यादा बड़े लेवल पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। ये जो किंगडम है ये डिवाइडेड था इनटू ग्रह। ठीक है, ये ग्रह में डिवाइडेड था, और हर एक ग्रह जो है उसको एक गॉन्ड क्लैन का पर्टिकुलरली कंट्रोल उस पर रहता था। तो कोई एक गॉन्ड क्लैन कहीं पे रहती है मान लो, तो उनका जो एक गढ़ है, ठीक है, वो उनका गढ़ है, या उसे आप घर ग्रह कह सकते हो या गढ़ कह सकते हो। तो उनका जो गढ़ है उस गढ़ में एक गॉन्ड क्लैन है, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, देख रही है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, फिर एक गढ़ को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसमें कि 84 विलेजेस हो सकते हैं, और इसे 84 भी कहा जाता था। ठीक है, तो 84 विलेजेस होंगे, 84 विलेजेस होंगे,
और 84 विलेजेस को मिला करके एक गढ़ बनेगा। तो ये जो 84 है ये फिर जो है भरुच में डिवाइडेड था। भरुच का मतलब क्या है, 12 गांव का एक जो है भरुच, ठीक है, एक 12 गांव का एक ब्लॉक आप कह सकते हो, जो 12 गांव को समेट करके बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें, 12 गांव हैं, ठीक है, 12 गांव को मिला करके ऐसे करके पूरे 84 विलेजेस हो जाएंगे, ठीक है, जिसे 84 कहा जा रहा है। और ये जो 84 विलेजेस हैं इनसे मिला करके एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन बनता है, ठीक है, जो कि एक एरिया को, एक गढ़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक गढ़ में 84 विलेजेस हैं जिन्हें फर्दर 12 विलेजेस के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो 12 क्या है, 12 जो है वो 12 मतलब भरोत्स, ठीक है, बरहोत्स, और ये हो गया आपका 84, ठीक है। ये 84 जो है सारे मिला करके इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, गढ़, ठीक है, वी कॉल देम गढ़, ठीक है। तो एक जो गढ़ है वो एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन के द्वारा कंट्रोल होता है और उसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ, जिसकी वजह से गॉन्ड सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हुए, उनका नेचर बदल गया। तो बेसिकली इक्वल जो सोसाइटी है वो ग्रेजुअली ग्रो होने लग गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें सोशल जो क्लासेस हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी आ गई। तो पहले तो ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, एक साथ सब चीज़ें समानता से चलती थी, लेकिन बाद में ये अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो गया और अलग अलग पार्ट्स में ये बंटने लग गया। ठीक है, तो इसको समझेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको गॉन्ड का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताया, एक जो गॉन्ड किंगडम होता है उसमें 70,000 गाँव हैं, ठीक है। अब उनको हम गढ़ में जो है डिवाइड कर सकते हैं। हर एक गढ़ जो है उसमें एक गॉन्ड क्लैन होगा जो उसको हेड करेगा, और 84 गांव उसमें होंगे, ठीक है। 84 विलेजेस का ग्रुप होगा, जिसे फर्दर आप 12 विलेजेस में यानी कि भरोत में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये गॉन्ड्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो कि मिडिवल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था। जो ब्राह्मण्स थे वो जब भी लैंड ग्रांट्स लेते थे तो वो गौंड राजाओं से लैंड ग्रांट्स लिया करते थे, ठीक है। तो गौंड राजाओं से जब लैंड ग्रांट्स लेते थे तो ब्राह्मण और ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंशियल हो गए। देखो, जब आप टैक्स पेमेंट कर देते हो ना, तो एक तरीके से आप सोसाइटी में अपनी पोजीशन को और लेजिटिमेट बना देते हो, ठीक है। तो जो गॉन्ड चीफ्स थे वो अभी क्या विश करते थे कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए राजपूत के रूप में, ठीक है। जैसे कि अमन दास एक गौंड राजा थे जो कि ग्रह कटंग के राजा थे। उन्होंने एक टाइटल लिया था संग्राम शाह का, ठीक है, संग्राम शाह का इन्होंने टाइटल लिया था। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो गौंड चीफ्स थे उनकी पावर बढ़ रही थी, वो अपने आप को राजपूत से कंपेयर करने लग गए थे, ठीक है। वो अपने आप को राजपूतों से कंपेयर करने लग गए थे, और जैसे राजा महाराजा टाइटल लिया करते थे, ठीक है, जैसे कि गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे टाइटल्स लिए गए, विक्रमादित्य, ठीक है, महाराज धीराज। तो इस तरीके से जो टाइटल्स नॉर्मली यूजुअली राजा लोग लिया करते थे दूसरी फेमस डायनेस्टीज़ में, वैसा ही गौंड राजा भी करने लग गए। गौंड राजा ने भी टाइटल्स लेना शुरू किया, जैसे अमन दास ने संग्राम शाह का टाइटल ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि गौंड चीफ्स अपने आप को कितना लेजिटिमेट प्रूव कर रहे थे और वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो अमन दास थे ना, इनके बेटे थे दलपात, जिन्होंने दुर्गावती से शादी की थी। दुर्गावती कौन है, ये एक चंदेल राजपूत राजा की बेटी थी, सलवहन, ठीक है, जो महोबा के राजा थे, ठीक है, चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, उनकी बेटी से शादी की थी, ठीक है। और शादी के बाद जो है दलपत की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रानी दुर्गावती ने चीज़ों को संभाला और वो बहुत कैपेबल थी। उन्होंने बोला कि अब मैं ही अपने हस्बैंड की बिहाफ में सारी चीज़ें संभालूंगी। और इनका एक 5 साल का छोटा सा बेटा था, 5 ईयर ओल्ड सन था। तो अपने बेटे के देखो, जब कोई छोटा बच्चा होता है, माइनर होता है, तो वो तो रूल नहीं कर सकता है, तो उसके बिहाफ में कोई समझदार व्यक्ति होना चाहिए, कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जो रूल करे।
तो रानी दुर्गावती खुद जो है अपने बेटे के बिहाफ में रूल करने लग गई, जिन बेटे का नाम था वीर नारायण। और फिर क्या हुआ कि रानी दुर्गावती के समय में जो किंगडम है वो और एक्सटेंसिवली बढ़ा, और ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो होने लग गया, किंगडम बहुत ज़्यादा और प्रोग्रेस करने लग गया। और फिर 1565 में जो मुग़ल फोर्सेस थे ना असफ खान के अंतर्गत, वो आए और उन्होंने ग्रह कटंग पर अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, जो कि रानी दुर्गावती के द्वारा देखने को मिलता है। और रानी दुर्गावती ने बहुत अच्छे से, बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो इस लड़ाई में हार गई थी मुग़लों के फोर्सेस से। एंड फिर उन्होंने बोला कि इससे तो अच्छा है कि सरेंडर करने से अच्छा है कि मर ही जाएं। तो उन्होंने अपना, मतलब कहते हैं ना, सर झुकाया नहीं, सर कटा लिया। तो शी वॉज रेडी टू डाई। और फिर उनके बेटे ने भी जो है, उनके बेटे की भी मृत्यु कुछ समय बाद ही, जल्दी ही हो गई थी। तो फिर ये जो पूरा इलाका था ये सारा मुग़लों के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि जो ग्रह कटंग था वो बहुत ही रिच स्टेट था, ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी था, और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो मिल गया। ठीक है, बाय ट्रैपिंग एंड एक्सप्लोरिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। तो जब मुगल्स जो हैं उन्होंने हराया गॉन्ड्स को, तो उन्होंने फिर एक बहुत ज़्यादा एक ह्यूज बूटी इन्होंने कैप्चर की, प्रीशियस कॉइन्स की एंड एलिफेंट्स की। और उन्होंने जो पार्ट था ना किंगडम का, उसको भी एनेक्स कर दिया। एंड उनको जो है ये कहा कि वो चंद्र शाह जो है ना, दे ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, एन अंकल ऑफ वीर नारायण। वीर नारायण के एक अंकल थे चंद्र शाह। तो जो एनेक्स किया गया था ना पार्ट ऑफ द किंगडम, वो सारा चंद्र शाह को दे दिया गया, और मतलब बचा हुआ पार्ट दे दिया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम तो मुग़लों ने अपने कैप्चर में ले लिया, मुग़लों ने उसके ऊपर खुद ही रूल करना शुरू कर दिया, और मुग़लों ने उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुग़ल जीत गए थे, तो वो कुछ ना कुछ तो लूटेंगे, कुछ ना कुछ तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे तो मतलब वो चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ओवरऑल आप मान के चलो कि जब ये इवेंट हुआ तो ग्रह कटंग का फॉल हो गया। अब ये जो फॉल हुआ ना ग्रह कटंग का, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, एक वीकनेस आ गई, लेकिन फिर भी जो गॉन्ड किंगडम है वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव किया। हालांकि वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, बाद में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, और जो बुंदेलास थे, मराठास थे, उनसे भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन वो इस लड़ाई में आगे जीत नहीं पाए। और फिर उनको लास्ट में धीरे धीरे अपनी वीकनेस की वजह से सरेंडर करना पड़ा। खात्मा जो है, एक तो कह सकते हो कि आप होने की शुरुआत हो चुकी थी। बट यहाँ आप ये देखो कि ये लोग मतलब अपने आप को राजपूतों से कंपेयर कर रहे हैं। इन्होंने मुग़लों से लड़ाई लड़ी, इन्होंने बुंदेला से लड़ाई लड़ी, उन्होंने मराठा से लड़ाई लड़ी। तो जो बड़े बड़े हमारे डायनेस्टीज़ थे, जो बड़े बड़े हमारे पास रूलर्स आ रहे थे, उनका जो भी एम्पायर था, उन सब से एक कहते हैं ना, एक लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। तो एक कंपेरेटिवली इट शोज़ द पावर ऑफ गॉन्ड्स, है ना कहीं वो उनकी पावर को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और अहोम किंगडम जो है ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन ट्राइबल ग्रुप्स का रोल मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में तो है ही, पर इनका रोल आगे आपको देखने को मिलेगा, आज के समय में भी है। इवन टुडे हमारे इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग से एक्ट है। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं, उनको साथ में लेकर के हम चलते हैं, उनके साथ में लेकर के चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो दैट्स वाई दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड सारे जो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप टॉप 10 का कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। टॉप 10 का रेफरल कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। और मेरा ये जो रेफरल कोड है, इसे आप हमारे अनअकैडमी के फ्री ट्रायल को अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको फ्री स्पेशल क्लासेस देखने का मौका मिलता है, आपको कॉम्बैट का जो सेशन है वो भी लेने का मौका मिलता है। कॉम्बैट क्या है, हर संडे 11 बजे ये कॉम्बैट की
स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में। तो ये सारी ही चीज़ों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप 10 का मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए। इस कोड से आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। और हमारे नए बैचेस वेडनेसडे से शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं, और हर वेडनेसडे नए बैचेस आते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।